अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के हमारे उसी सबक जो चल रहा है मुसलसल आमाल ज़िंदगी, इसी सबक में जो आज का हमारा टॉपिक है वो तग़ज़िया इंसानों में, यानी इंसान में निज़ाम हज़मा कैसे होता है और साथ ही साथ पढ़ाई करना है इंसानी जिस्म के अंदर निज़ाम तनफ़ुस कैसा है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आज का टाइटल लगाते हुए कि इंसानों में अमल हाजमा या तग़ज़िया हम इसको कह सकते हैं। इंसानों में अमल हाजमा, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जो इंसानी निज़ाम हाजमा है वो कितनी चीज़ों पर बुनियाद है और यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर निज़ाम हाजमा ये चलता है, इसको देखना है। सबसे पहले इंसान के अंदर जो निज़ाम हाजमा है, निज़ाम हाजमा का जो अमल यहाँ पर हो रहा है तो वो एलिमेंटरी कैनाल के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं या नाली बोल सकते हैं इसको। एलिमेंटरी नाली, इंग्लिश में इसको एलिमेंटरी कैनाल। ओके, तो एलिमेंटरी कैनाल के जरिए ये यहाँ पर निज़ाम हाजमा होता है। अब आइए हम इसको देखते हैं एलिमेंटरी कैनाल है क्या, किसको एलिमेंटरी कैनाल कहते हैं। अब उसका उर्दू में भी नाम वही है, इंग्लिश में भी नाम वही है। तो इस एलिमेंटरी कैनाल की साख्त को हम देखेंगे, ये वाकई क्या चीज है, कैसे है और कितने चीजों से ये जुड़कर बनी हुई है। तो इसके अंदर तकरीबन बहुत सारे हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से, तो उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन जो निज़ाम हाजमा है इंसान में वो सिर्फ ये एलिमेंटरी कैनाल के जरिए ही होता है। लेकिन एलिमेंटरी कैनाल किसको हम कहते हैं यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हिस्सा आएगा मुंह, यानी हमारा जो मुंह है वो भी एलिमेंटरी कैनाल से जुड़ा हुआ है, मुंह। और इसके बाद आएगा एसोफेगस, इसके बाद आएगा मैदा, इसके बाद आएगा छोटी आंत और उसके बाद आएगा बड़ी आंत, उसके बाद आएगा मुबर्रज़, इसको हम इंग्लिश में एनस कहते हैं। इंग्लिश में एसोफेगस ही नाम है इसका। ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये चीजों के ऊपर बुनियाद है एलिमेंटरी कैनाल। तो एलिमेंटरी कैनाल में कितने हिस्से हुए? देखो मुंह, तो यहाँ पर माउथ बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कुल 6 हिस्सों से मिलकर बना हुआ एक कैनाल, एक नाली है इंसानी जिस्म में। उस नाली के जरिए यहाँ पर निज़ाम हाजमा होता है। तो अब हम देखते हैं इस नाली के अंदर जो हिस्से हैं, ये हर हिस्से का क्या काम है। तो कहाँ पर ग़िज़ा कैसे हजम हो रही है, तो एक के बाद एक हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें समझ में आ गई ये बात कि एलिमेंटरी कैनाल किसको कहते हैं। यानी एलिमेंटरी कैनाल एक नाली है, एक कैनाल है इंसानी जिस्म में, जो कि बहुत सारे हिस्सों से जुड़कर ग़िज़ा को हजम करती है या ग़िज़ा का हजम में अमल काम अंजाम देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंटरी नाली कहते हैं। तो एलिमेंटरी नाली के अंदर कितने हिस्से? बहुत सारे, यहाँ पर तकरीबन मुंह है, एसोफेगस है, मैदा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मुबर्रज़ है, ये तमाम हिस्से हैं एलिमेंटरी कैनाल के। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मुंह के अंदर ग़िज़ा कैसे हजम होती है, उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये दीगर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुंह के तरफ। तो मुंह के अंदर ग़िज़ा जब भी हम लेते हैं
वो ग़िज़ा बारीक दांतों के जरिए कुचला जाता है। लेकिन हमारे 10th के लेवल में इतना डीप यहाँ पर दिया गया नहीं है। मुंह के ताल्लुक से अगर पढ़ाई करेंगे वहाँ पर दांत के ताल्लुक से पढ़ना, जुबान के ताल्लुक से पढ़ना, ये डिटेल्स में पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना डीप नहीं है। बराह रास्त मुंह के अंदर क्या होता है उतना ही। जब भी हम ग़िज़ा को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा हम लेते हैं, तो वो ग़िज़ा लेने के बाद हम अपने दांतों के जरिए उसको कुचलते हैं, बारीक टुकड़ों में कुचलते हैं। उसी के साथ साथ वो बारीक टुकड़ों में कैसे कुचलते हैं कि हमारे जबान के अंदर, हमारे मुंह के अंदर एक चंद हुदूद हैं। वो हुदूद क्या करते हैं, एक सलाइवा, वो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पैदा होता है। एंजाइम, सलाइवा मतलब थूक। उस थूक के अंदर मुंह के अतराफ में क्या है, हुदूद हैं छोटे छोटे छोटे। वो हुदूद के अंदर से एक किस्म का थूक पैदा हो रहा है। उस थूक के अंदर एक किस्म का एंजाइम है। एंजाइम क्या चीज है, इससे पहले क्लास में हम देखे हैं। एंजाइम से मुराद क्या है, जो कि वहां पर एक मखसूस काम अंजाम देने वाले या तो एक एजेंट जिसको हम कहते हैं, उसी को एंजाइम कहते हैं। बायो कैटलिस्ट यानी जानदारों के अंदर एक हयातियाती अंगेज, जिसका हम उर्दू में कहते थे, एक मखसूस ग़िज़ा को हजम करने वाले, रिएक्शन में तब्दील करने वाले एक एजेंट जो है, उसी को एंजाइम कहते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो थूक तैयार हो रहा है मखसूस हुदूद में, उस थूक के अंदर एंजाइम भी पाया जाता है। अब थूक के अंदर या मुंह के अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है अमाइलेज। अमाइलेज, तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो इंग्लिश में नाम वही है, उर्दू में भी उसका नाम वही है। तो ये अमाइलेज एंजाइम के जरिए हम ग़िज़ा को यहाँ पर प्राइमरी, पहले तौर पर फर्स्ट स्टेज हम कह सकते हैं ना, तो यहाँ पर पहले क्या होती है, ग़िज़ा बारीक कुचला जाता है और वो उस एंजाइम के जरिए, वो थूक के जरिए गोल निवाला बन जाता है। तो बनने के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस में कहाँ जाता है, मुंह के बाद आने वाला हिस्सा जो है एसोफेगस, वहां पर जाता है। तो देखो ग़िज़ा जब भी यहाँ पर हम चबा रहे हैं, चबाने के दौरान यहाँ पर जो वो ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, स्टार्च भी है ग़िज़ा के अंदर पाया जाने वाला मादा, जैसा कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हमें। तो समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट को ही दूसरा नाम स्टार्च कहते हैं। यानी हम अगर कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट भी उसी को कहते हैं। स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स उसके अंदर मिले हुए हो। स्टार्च यानी ग़िज़ा के अंदर पाया जाने वाला एक हिस्सा, शुगरपन, उसके अंदर मिठास, जो भी हम कह सकते हैं खाने वाली ग़िज़ा, उसको हम कहते हैं स्टार्च। यानी हर ग़िज़ा के अंदर ये स्टार्च पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वहां पर स्टार्च होना जरूरी है। तो ठीक है, यहाँ पर जो ये स्टार्च वाली ग़िज़ा है वो तब्दील हो जाती है किसमें, ग्लूकोज में, सादा शक्कर में। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को दोनों एक ही दर्जा तुम दो, यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है या यहाँ पर स्टार्च है, इसको हमें स्टार्च यानी ग़िज़ा के अंदर जो स्टार्च है, ये हम मुंह में चबाने के बाद हमारे मुंह के अंदर एक एंजाइम है अमाइलेज। ये एंजाइम के जरिए वो ग़िज़ा क्या होती है, दूसरे और सादा शक्कर में तब्दील हो जाती है। ये सादा शक्कर नहीं है, पेचीदा शक्कर है। पेचीदा शक्कर है बहुत सारे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अब समझो ये कार्बोनेट है, तो जब्ता क्या होगा, C6H12O6। तो कार्बन कितने यहाँ पर 6 है, बहुत सारे कार्बन से मिलकर। सादा शक्कर का मतलब इससे कम शक्कर में वो तब्दील हो जाना। याद हो, ऐसे हमें कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, C6 के बजाय C12H22 या 24 कभी कभी लिख सकते हैं, और O12। तो ये भी कार्बोनेट का ही एक जाब्ता है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स ऐसे दो सादा शक्कर मिलकर बनने वाले, दो से ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। तो बहरहाल पेचीदा ग़िज़ा होती है, हमेशा उसको सिंपल में तब्दील करना है। तो वहां पर हमारे मुंह के अंदर एक एंजाइम है अमाइलेज नामी, वो एंजाइम क्या करता है, उसको सादा शक्कर में तब्दील कर लेता है। देखो जैसे ही स्टार्च हमारे मुंह में चले जाता है तो एंजाइम वहां पर काम करता है। एंजाइम काम करने पर ये सादा शक्कर यानी माल्टोज है और शुगर है, ग्लूकोज जैसा हम बोल सकते हैं, शुगर बोलने से इसको ग्लूकोज भी बोलो, ग्लूकोज है, इसमें तब्दील हो जाती है ग़िज़ा। तो इस तरह से मुंह के अंदर ये एक सब काम हो गया। मुंह के अंदर जब हम ग़िज़ा खा लेते हैं
तो वो ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में या स्टार्च की शक्ल में रहती है। हमारे अंदर एक एंजाइम है, थूक के अंदर, मुंह के अंदर एंजाइम पैदा होता है, वो है अमाइलेज। वो अमाइलेज जब भी इस ग़िज़ा के साथ मिलता है तो वो ग़िज़ा टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होती है, माल्टोज में और ग्लूकोज में, इस तरह से। तो अब ये जो ग़िज़ा है और हल होना है और टुकड़े होना है इसको। तो ये ग़िज़ा अब क्या होती है, मुंह के बाद हिस्सा कौन सा है, एसोफेगस। तो यहाँ पर एसोफेगस के अंदर ग़िज़ा अब जाती है। देखो सेकेंड पार्ट हम लेंगे यहाँ पर एसोफेगस। एसोफेगस इंग्लिश में भी इसका नाम वही है। ओके, हाँ। तो एसोफेगस में क्या होता है, एसोफेगस भी एलिमेंटरी कैनाल का एक हिस्सा है। मुंह से लेकर मुबर्रस तक हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर मुंह है। अब यहाँ पर ये एसोफेगस, उसके बाद यहाँ पर स्टमक। मैं यहाँ पर निजाम हाजमा सबसे पहले एक तरफ डायग्राम को निकालता हूँ, देखिए। ये स्टमक जो है इसके नीचे फौरन एक पत्ते की शक्ल की, एक पत्ते की तरह साफ होती है, पत्ते की तरह। तो इसको हम कहते हैं पैंक्रियास। तो इधर की जानिब इसके एग्जैक्टली, स्टमक के एग्जैक्टली अपोजिट में, हाँ, मुखालिफ सिमत में, तो यहाँ पर लीवर होता है। तो ये है लीवर। इसी के अंदर एक बलून शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। हेलो, ये है मुंह, ये है एसोफेगस, ये है मैदा, ये है लबलबा, और ये है जिगर, ये है बड़ी आंख, और ये है छोटी आंख, मुबारस। कितने हो गए इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, मगर 8 में से 2 निकालो। ये लबलबा और जिगर, ये दोनों इसको जुड़े हुए, मगर ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो देखो किस तरह से दिखाई देगा। ये यहाँ है मुंह, एसोफेगस, ये है स्टमक, ये है स्टमक, और ये छोटी आंख, और ये है बड़ी आंख, और ये मुबर्रस। ये मुबर्रस, छोटी आंख, स्टमक, एसोफेगस, मुंह। यहाँ से लेकर मुबर्रस तक पूरी एक नाली है, कहीं पर भी वो कट नहीं है, मुसलसल है। तो इसी नाली को हम एलिमेंटरी नाली कहते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, लबलबा है और जिगर है, इस तरह से। तो एसोफेगस के अंदर क्या होता है, जब भी मुंह के अंदर ग़िज़ा हजम हो रही है वो नेक्स्ट एसोफेगस में चली जाती है। एसोफेगस भी एलिमेंटरी नाली का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर स्पिंक्टर बोले तो क्या, कि जब भी ग़िज़ा इसके अंदर गुजरती है तो वो फूलने लगता है, फूलता है, और जैसे ग़िज़ा जाती है तो ऊपर बारीक बन जाता है। जैसे यहाँ पर ग़िज़ा आ गई तो फुलाए, ग़िज़ा जाने के बाद यहाँ क्लोज होता है, फिर यहाँ मोटापा होता है। यानी जैसे जैसे ग़िज़ा जाती है वैसा फैलते जाता, ऊपर फिर क्लोज होते आता। इसको हम कहते हैं स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर ऐसे क्यों होता है यहाँ पर, कि ग़िज़ा बराबर आगे को जा सके। तो ये इसके अंदर एक खासियत है। तो ग़िज़ा क्या होती है, यहाँ आने के बाद तो ये स्पिंक्टर के जरिए सीधा ग़िज़ा आकर स्टमक के अंदर बैठ जाती है। अब जैसे स्टमक के अंदर ग़िज़ा आती है तो यहाँ पर बहुत सारा वक्त या बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर आने वाला है हमारा कौन सा, मैदा। तो मैदे के अंदर क्या होता है,
सबसे हम यहाँ पर हजम हो रहा है, उसके बाद और भी है कुछ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैदे के अंदर। मैदे के अंदर हमें याद रखना ये है कि यहाँ पर बहुत ही अहम कीमिया तैयार होते हैं। मैदे के अंदर 3 किस्म के कीमिया याद रखो। एक है HCl, HCl बोला तो हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, ये पैदा होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ पेप्सिन नामी एंजाइम, पेप्सिन, और साथ ही साथ म्यूकस। तो यहाँ पर क्या है, मैदे के अंदर HCl पैदा होता है, पेप्सिन तैयार होता है और म्यूकस तैयार होता है। तो ये 3 जो हैं कीमिया यहाँ पर तैयार होते हैं। तो मैदे का ये जो है मैदा इस तरह से है, ये है मैदा, ऊपर एसोफेगस जुड़ा है, नीचे छोटी आंत जुड़ी है, तो ये दरमियान वाला सब मैदा है। इसकी दीवार जो है, मैदे की दीवारों में से एक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस के बुदबुद होते हैं यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोल सकते हैं, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहती हैं। तो उन बुदबुद के जरिए एक रस निकलता है, कौन सा, उसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक रस बोलते हैं। अब उस रस के अंदर ये 3 किस्म के केमिकल्स होते हैं, यानी 3 किस्म के केमिकल तैयार करता हूं। तो कौन कौन से, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो इनका मखसूस काम है वहां पर, ऐसे तैयार नहीं होते, बहुत अहम काम है इसके अंदर। क्या है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक तुरशा क्या करता है, गिजा जो शक्कर के फॉर्म में आया था, है ना, ग्लूकोज माल्टोज मुंह से थोड़ा बहुत हजम होकर, तो यहाँ मैदे के अंदर आने के बाद वो मुकम्मल और बारीक टुकड़ों में हिस्सा बन जाता है, मुतहिल हो जाती है गिजा, किसके जरिए, HCl के जरिए, हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के जरिए। तो और साथ ही साथ यहाँ पर पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है, गिजा के अंदर जो भी प्रोटीन की तादाद है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन वाली गिजा को हजम करता है ये पेप्सिन, एक ही में। अब इसको एंजाइम भी हम कह सकते हैं। उसके बाद म्यूकस, इस स्टमक के जो दीवार है, यहाँ पर म्यूकस यानी मौकाती बुदबुद जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर बुदबुद के जरिए मौकात पैदा होता है, एक मुलायम पिछलाहट एक चीज पैदा होती है, उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस यहाँ पर पाया जाता है दीवारों में। ये म्यूकस यहाँ पर क्या काम करता है कि यहाँ पर एसिडिटी होने से बचाकर रखता है, एसिडिटी होने से। तो कभी कभी क्या होता है, वक्त पर अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक तुरशा वहां पर तैयार होकर बैठा हुआ होता है। अगर गिजा नहीं आई तो हाइड्रोक्लोरिक तुरशा क्या करता है, अपने आप के अंदर जल कर यहाँ पर बैठ जाता है, वो हमें एसिडिटी कहलाती है। तो इसीलिए डॉक्टर सजेशन देते हैं कि वक्त पर खाना खाओ। वक्त पर खाने से क्या होगा, वक्त पर वो HCl तैयार होता रहेगा। अगर वक्त पर हम खाना खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर नहीं खाएंगे तो HCl क्या होता है, वहीं पर बर्न हो जाता है, जल जाता है खाना का इंतजार करते हुए, तो उस वक्त में हमें एसिडिटी पैदा होती है। तो खाना खाकर कभी कभी थोड़ी बहुत देर हो जाती है, तो ऐसे हालत में अगर थोड़ा बहुत एसिडिटी हो गई तो ये म्यूकस वहां पर दीवारों के ऊपर रहता है, तो इसको कंट्रोल करता है कि ज्यादा एसिडिटी होने नहीं देता। तो ये है इनके अहम काम। तो आज के इस सबसे में ये बात पता चली कि वक्त पर हम खाना खाने का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए हम वक्त का यहाँ पर बहुत ही लिहाज रखेंगे। तो अब यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 3 कीमिया तैयार होते थे, गिजा आने के बाद उसको तहलील करते थे। इसके बाद ये जो भी यहाँ पर अमल हो गया, गिजा यहाँ से यहाँ तक आ गई, आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत वहां पर डाइजेशन होगा। अब इसके बाद नंबर किसका है, एसोफेगस के बाद मैदा होगा, मैदे के बाद यानी ये मैदा है, इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत। कौन सा है, छोटी आंत। ओके, छोटी आंत देखो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई होती है छोटी आंत, इस तरह से। इस छोटी आंत की तरफ से पढ़ाई करना है, यहाँ पर मुकम्मल गिजा हजम होती है। तो मुकम्मल गिजा हजम होने की जगह यहाँ है, मैदे में भी हो रही है, इस बात नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है ये ऐसी खासियत रखने वाला कि गिजा आने के बाद वो फैल जाता है और बाद में वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो इससे जुड़ा अगला हिस्सा जो है छोटी आंत, यहाँ पर मुकम्मल गिजा हल होती है, यानी तहलील होती है या हजम हो जाती है। तो यहाँ पर भी चंद केमिकल्स तैयार होते हैं, यहाँ पर भी चंद एंजाइम्स हैं। तो वो कौन से एंजाइम्स हैं यहाँ पर देखेंगे। अब छोटी आंत के अंदर कौन कौन से केमिकल तैयार होते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले
जब भी मैदे से ग़िज़ा छोटी आंत में आ गई तो यहाँ पर मुकम्मल ग़िज़ा को हल होने का एक जरिया छोटी आंत ही है। कैसे? देखो यहाँ पर प्रोटीन है ग़िज़ा में और फैट है या तो लिपिड बोलते हैं, लिपिड है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे कौन से भी मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। ये तमाम जो ग़िज़ाएं छोटी आंत में मुकम्मल डाइजेशन होती हैं। ठीक, कैसे हुए? देखो ये जो छोटी आंत यहाँ पर है, छोटी आंत यहाँ एक दो गुदूद का इस्तेमाल लेती है अपने आप को, लबलबा और जिगर। ये दोनों का इस्तेमाल से ग़िज़ा को हजम करती है। कैसे? देख, तो ये जो मैदे से ग़िज़ा आ रही है छोटी आंत में, वो क्या होती है, थोड़ा कड़वी होती है, एसिडिक फॉर्म के अंदर होती है। जरा एसिडिक फॉर्म में क्यों होती है? क्योंकि मैदे के अंदर क्या है, HCl है, HCl उसके अंदर मिला हुआ है, तो जरा तेजाबियत की खासियत होती है। ग़िज़ा यहाँ से जब यहाँ आती है तो तेजाबियत होता है हाइड्रोक्लोरिक तुषार में मिलने की वजह से। तो इस तेजाबियत को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कड़वी करना है ना, न्यूट्रलाइजेशन करना, तादील करना। तो तादील करने के लिए यहाँ पर एक चंद एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उसको तादील करते हैं। इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर छोटी आंत में भी एक चंद दीवारों से जूस तैयार होता है। और साथ ही साथ ये जो छोटी आंत है ये लबलबा और जिगर का इस्तेमाल कर लेता है। क्यों ऐसा इसका इस्तेमाल कर लेता है? कि जिगर में बनने वाला जो जूस है वो यहाँ पर छोटी आंत में आता है और ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है। तो जिगर के अंदर तैयार होने वाला जो जूस है उसको हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं उसको? बाइल जूस। तो बाइल रस, ये बाइल रस या बाइल जूस कहाँ तैयार हो रहा है? जिगर के अंदर तैयार हो रहा है। तो ये बाइल जूस के जरिए भी ये भी जो है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है। कैसे? देखो यहाँ पर बाइल जूस जब भी ये छोटी आंत में आता है, आने के बाद ये जो ग़िज़ा यहाँ से आई थी मैदे से, वो जो है चर्बी के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में पाई जाती है। यानी वो उस ग़िज़ा के अंदर जो भी चर्बी है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अभी तहलील नहीं हुई, लेकिन यहाँ छोटे आंत में होती है। तो ये चर्बी को और तहलील करने के लिए यहाँ पर जिगर में बनने वाला एक जूस जो है बाइल जूस, यहाँ पर एक्चुअली दो किस्म के जूस यहाँ पर बनते हैं बाइल जूस। एक है बाइल साल्ट बोलते हैं और एक बाइल पिगमेंट बोलते हैं, बाइल पिगमेंट। ओके, तो हम यहाँ पर पिगमेंट को याद नहीं रखना है क्योंकि हमारे यहाँ पर मेंशन नहीं है बाइल साल्ट। तो बाइल जूस है ना, जिगर का एक जो रस है, बाइल रस बनता है वहां पर, उस रस के अंदर खास करके जो बाइल साल्ट है ना, ये बाइल रस के दो किस्म, एक बाइल साल्ट है और एक बाइल पिगमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बाइल साल्ट को याद रखना है क्योंकि ये साल्ट है ये चर्बी को हजम करता है। बाइल साल्ट वाला रस कहाँ से बन के आ रहे हैं? जिगर से, राइट। जिगर के अंदर बन के आ रहा है बाइल साल्ट, ये छोटी आंत में आता है, आकर ये जो भी इसके अंदर चर्बी के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े टुकड़े वहां पर हैं, उसको मुकम्मल हल करता है, हजम करता है बाइल साल्ट, यानी बाइल का साल्ट वाला एक रस, बाइल नमक रस इसको हम उर्दू में कह सकते हैं, बाइल नमक। तो ये रस चर्बी को बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में जो पाए जाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। अब ये बाइल साल्ट छोटे छोटे टुकड़ों में इस चर्बी को तब्दील करने के बाद वहां के एंजाइम फिर एक्टिव हो जाती और उसको हजम करते हैं। वरना डायरेक्ट यहाँ पर बराह रास्त आने के बाद वो ग़िज़ा चर्बी वाला होता है, बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स उसके अंदर होते हैं, एंजाइम डायरेक्ट उसको हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बाइल जूस वहां पर जाने के बाद थोड़ा बहुत तो उसके अंदर चर्बी की और तहलील हो सकती है, टुकड़े हो सकते हैं, उस वक्त में एंजाइम उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर और एक की मदद किसकी ले रहे हैं? लबलबे की मदद ले रहा है ये छोटी आंत। तो लबलबे के अंदर भी एक किस्म का जूस तैयार होता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। लबलबे के अंदर तैयार होने वाला पैंक्रियाटिक जूस, जिगर के अंदर तैयार होने वाला बाइल जूस। ठीक है, तो लबलबे के अंदर जो तैयार हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर दो किस्म के और एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से? ये पैंक्रियाटिक जूस में दो किस्म के एंजाइम, एक है ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, दूसरा है लाइपेज। तो ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो दो किस्म के ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पर बहुत ही अहम काम अंजाम देते हैं। क्या है कि आंत के अंदर जो ये आकर बैठ गया है जूस, तो ये आंत जूस भी कहते हैं उसको, जब से यहाँ पर ये आकर बैठ गया है। तो ये आंत जूस के अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है, ट्रिप्सिन इसके अंदर क्या काम करता है, प्रोटीन को हजम करता है, प्रोटीन को हजम करता है, और लाइपेज क्या करता है, चर्बी को हजम करता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना कि लबलब के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस तैयार हो रहे हैं उसके अंदर दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये जब यहाँ पर छोटे आंत में आते हैं तो इनका काम क्या है, प्रोटीन और चर्बी को हजम करना। इम्तिहान में बारीक सा सवाल एक मार्क्स में आने वाला कि ट्रिप्सिन कौन सी किस्म की ग़िज़ा को हजम करता है, या प्रोटीन को हजम करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन और चर्बी को हजम करने वाला लिपिड। हाँ, तो अब रहा सवाल, प्रोटीन हजम हो रही, हजम होने के बाद क्या बनना, वो प्रोटीन जाकर किसमें तब्दील होता है हजम होने के बाद, अमाइनो एसिड में, किसमें, अमाइनो एसिड में तब्दील होता है। देखो, प्रोटीन जाकर अमाइनो एसिड में तब्दील होता है, राइट, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बना है। तो इसीलिए जब ये प्रोटीन टूटता है तो क्या हो जाते हैं, वो अमाइनो एसिड बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर चर्बी है, ये चर्बी किसमें तब्दील होती है, देखो यहाँ पर निकाल दूं, जब चर्बी टूटती है तो ये फैटी एसिड में बदलती है, फैटी एसिड, और साथ ही साथ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये सब कीमियात हैं, ये कीमियात में बदलता है ये चर्बी। तो ये है यहाँ पर छोटे आंत के अंदर होने वाला अमल। तो अब यहाँ पर हजमशुदा ग़िज़ा, हजमशुदा ग़िज़ा जो भी यहाँ पर तमाम अमल के जरिए हजम हुई ग़िज़ा, तो ये जो है छोटी आंत में क्या होता है, जज्ब होता है। छोटी आंत के अंदर बारीक इस तरह से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये छोटी आंत है, तो इसके अंदर इस तरह से बारीक रेशे हैं, तो इनको हम कहते हैं, बारीक रेशों को विलय, क्या कहते हैं, विली, उर्दू में भी नाम वही है, विली कहते हैं। इन विली के जरिए वो ग़िज़ा अंदर जज्ब कर लेते हैं, और ये विली से खून की नालियां जुड़े हुए हैं और उस ग़िज़ा को खून की नालियों में तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिलती है, यहाँ पर ग़िज़ा से तवानाई मिलती है। यस, तो उसके बाद ये जो विली हैं, खून के नालियों से जुड़े हैं, उसको इंसाफ करके क्या करते हैं, खून में तब्दील कर देते हैं, जिसके जरिए हमें तवानाई मिलती है। अब उसके बाद भी एक चंद ग़िज़ा जो बाकी है, वो फिर अगला कहाँ जाता है, अगला स्टेप छोटी आंत के बाद है बड़ी आंत। तो ये कहाँ चली गई, अब ग़िज़ा बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत, इसके अंदर क्या होता है, देखो, तो ये भी जो है एलिमिनेटरी कैनाल या एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर जो छोटे आंत से आई हुई ग़िज़ा है वो मुकम्मल हल हो गया, ये मुकम्मल डाइजेशन होकर आई हुई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या करती है, उसको थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर देती है ना, ठोस की शक्ल में। वो कैसे, जब भी उस ग़िज़ा के अंदर जो पानी है थोड़ा बहुत, उस पानी को जज्ब करती है, इंतज़ाब करती है, उसके अंदर जो बचा कुचा थोड़ा बहुत पानी वगैरह है उसको जज्ब करती है और उस ग़िज़ा को फिर आगे को ढकेल देते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा अमल नहीं होता। तो हम आखिरी हिस्से को आएंगे, ये है मुबर्रस, ये है मुबर्रस। तो इसके अंदर ग़िज़ा आने के बाद ये इसके अंदर स्फिंक्टर नामी एक अमल होता है, यानी कंट्रोल कर देना, यानी ग़िज़ा जैसे जैसे आगे को जाती है वो फूलना और जाने के बाद ऊपर का हिस्सा फिर मुड़ जाना। तो इसका ये अमल को हमें स्फिंक्टर कहते हैं। इसको अच्छा समझने के लिए मिसाल लीजिए, एक रबर वाला पाइप है, बहुत छोटी तादाद में, उसके अंदर एक कोई कंकर या कोई लकड़ी धंसा दो, क्या हो जाता है, फैल जाता है वो, फिर निकाल दो, फिर अपने शक्ल में आ जाता है। तो इसी को हम स्फिंक्टर कहते हैं, जिससे ग़िज़ा आगे जाती है, पीछे वैसा फिर अपने हालत में आ जाता है वो ट्यूब।
जैसे ग़िज़ा जा रही है वहां पर क्या है वो फैल जाता है, तो स्फिंक्टर इसको ही कहते हैं हम यहाँ पर। तो ये मुबर्रज़ है, मुबर्रज़ के अंदर जो फुजुल मादा आकर बैठ जाता है, जरूरत के वक्त में इस फुजुल मादे को हम क्या करते हैं, इस्तखराज कर देते हैं बाहर, तो जिस्म के बाहर। तो ये है निज़ाम हाज़मा की एक कंप्लीट मुकम्मल अमल। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, मुंह के अंदर ग़िज़ा हम डाले, एसोफेगस में आई, मैदे के अंदर आई, हजम हो गई, छोटी आंत में हजम हो गई, बड़ी आंत में आई और मुबर्रज़ में चले गई बाहर। तो मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारे जिस्म के अंदर नाली है, उसी को हम एलिमेंटरी नाली कहते हैं। तो ये मुकम्मल जो है हमारे इंसानी जिस्म के अंदर निज़ाम हाज़मा कहलाता है। तो हम देखना है अब इंसानों के अंदर निज़ाम तनफ़ुस।